नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में सभी 113 प्रवेश बिंदुओं पर तुरंत चेक पॉइंट स्थापित करने का दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 नक्सली। भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, मणिपुर समेत उठाए गए तमाम मुद्दे झूठ और राजनीति से प्रेरित। भारत सरकार की फटकार के बाद कनाडा के बदले सुर। कनाडा की मीडिया में निज्जर हत्याकांड से जुड़ी खबरों को ट्रूडो ने किया खारिज। कहा, भारत सरकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं। और पर्थ टेस्ट में दिखा भारतीय गेंदबाजों का दम। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 4 विकेट। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 67 रन। और अब विस्तार से समाचार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रेप 4 के अमल को लेकर दिल्ली सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे कोई संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दिल्ली में तकरीबन 100 ऐसे एंट्री पॉइंट हैं जहां पर कोई चेक पोस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर अपने हलफनामे में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि कितने एंट्री पॉइंट्स पर ऑफिसर तैनात हैं। एमिकस क्यूरी के मुताबिक दिल्ली में ऐसे एंट्री पॉइंट्स 113 हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि मुख्यतः 13 जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि सभी 113 एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्ट तैनात किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 बार के मेंबर वकीलों ने अपनी इच्छा से कोर्ट कमिश्नर बनने के लिए मंजूरी दी है। ये 13 वकील दिल्ली के अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पर जाकर निरीक्षण करेंगे। वो इस बात का निरीक्षण करेंगे कि क्या एंट्री पॉइंट्स पर भारी वाहनों ट्रकों की पाबंदी के आदेश पर अमल हो पा रहा है या नहीं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सुकमा में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। ऑपरेशन में डीआरजी ने इंसास राइफल, AK-47 राइफल, SLR राइफल और कई अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। इनके साथ ही 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। बस्तर के IG P सुंदरराज ने इस मुठभेड़ की जानकारी साझा की। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुकमा के गाँव कोराजुगुड़ा, दंतेसपुरम, नागाराम, भंडारपदर के पहाड़ी इलाकों में सूचना मिलने के साथ ही ऑपरेशन शुरू किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्तर में शांति, विकास और प्रगति का दौर लौट आया है। उन्होंने सुरक्षा बलों को उनके अदम्य साहस और समर्पण के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया निश्चित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के सफाये के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई है। AK-47, इंसास, SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद की गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह सचिव, डायरेक्टर IB, दिल्ली पुलिस आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अपराध के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसलिए दिल्ली की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं है। हर एक दिल्लीवासी खुद को पूर्णतः सुरक्षित महसूस करे, ये हर दिल्ली पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जवाबदेही है। शाह ने कहा कि अधिकारी नागरिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष कार्य योजना बनाकर अभियान चलाएं। लोगों के मन में दिल्ली पुलिस को देखकर सुरक्षा का भाव और अपराधियों में भय का भाव उत्पन्न हो। बच्चों, दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता में होनी चाहिए।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी द्वारा मणिपुर को लेकर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए थे। इस पर नड्डा ने सिलसिलेवार ढंग से खड़गे को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि चौंकाने वाली बात यह है कि मणिपुर में स्थिति को सनसनीखेज बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि न केवल आपकी सरकार ने भारत में विदेशी उग्रवादियों के अवैध प्रवास को वैध बनाया, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उनके साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने देश से भागने वाले इन ज्ञात उग्रवादी नेताओं को उनके अस्थिर करने के प्रयासों को जारी रखने के लिए पूरे दिल से समर्थन और प्रोत्साहन दिया गया। ऐसी और भी कई बातें लिखी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के संगठन का चुनाव होना है, उस लिहाज से ये बैठक अहम है। पार्टी मंडल, जिला और राज्य स्तर पर संगठन के चुनाव को संपन्न कराए जाएंगे। आज उसके लिए रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। इन चुनावों के संपन्न होने के बाद बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करेगी। उम्मीद है कि अगले साल जनवरी तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी सदस्यता अभियान भी चला रही है। उस अभियान की भी उस समय पर पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा होती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित होंगे। जीत को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। इस बीच महाविकास अघाड़ी के जीत के दावों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने से किसी को मनाही नहीं है। कल इस समय तक नतीजे साफ हो जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की ही जीत होगी। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में हम क्यों मना करें? कल तो थूपड़ा साफ हो जाएगा। गया माघ 29 दिन बाकी। कल इस समय तक तो सबका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में कई सम्मेलनों और बैठकों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत नाइजीरिया की यात्रा से की थी। ब्राजील में उन्होंने 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने गयाना की राजकीय यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की अपनी विदेश यात्रा के दौरान 31 द्विपक्षीय बैठकों और वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक वार्ता में भाग लिया। उन्होंने नाइजीरिया में एक द्विपक्षीय बैठक की। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 10 द्विपक्षीय बैठकें की। इसके बाद गयाना की यात्रा के दौरान उन्होंने 9 द्विपक्षीय बैठकें की। नाइजीरिया में प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, फ्रांस, ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्राजील में 10 द्विपक्षीय बैठकों में से ये प्रधानमंत्री मोदी की 5 नेताओं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रोज वियांतो, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनेग्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ पहली बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना के जॉर्ज टाउन में क्रिकेट जगत की कुछ दिग्गज हस्तियों से मुलाकात की। इनमें वेस्टइंडीज के 2 बार के विश्व कप विजेता कप्तान क्लाइव लॉयड और एल्विन कालीचरण जैसे नामचीन खिलाड़ी शामिल थे। इसके साथ ही देवेंद्र बिशु, शिमरॉन हेटमायर और अन्य कैरिबियन क्रिकेटर्स भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। पीएम ने इस दौरान दोनों देशों के बीच क्रिकेट से जुड़ी परंपरा पर बातचीत की। वहीं ये खिलाड़ी भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। Had a good discussion. It seemed to be the conversation went very well, and I think 11 of our players will now be training in India. So it's been a very good decision by them, and we're thankful to them for that. The people of
chosen him twice, so it's obvious that he's doing a good job. He's interested in cricket, and that's very good. And he's doing things to help to boost the cricket. So we like more prime ministers like him. Everybody in India knows cricket, but his knowledge is special because he knows when we went to India, he knows us by our first name, and me myself, going to India often myself. So I'm able to have that interaction with India. And to meet the Prime Minister today, personally, it's magic. The connection is tremendous, and that kind of help to work with our young cricketers, girls cricket, men's cricket, whatever he does, any help, it is very kind of the Prime Minister and India. Love for the cricket is amazing. When I was watching IPL, I always see him there, and meeting him for the first time is amazing. It's really, really amazing. Surprisingly, he know that I was looking for my for parents when I was in India a few years back. He's an amazing guy. So far in the country, we welcome him with a warm welcome. Our president and him, they had a lot of events over the few days. I think the people in Guyana love him and really appreciate that he is here and spending a little bit time with our country, our culture, our diverse culture. So it's amazing having him here, and he seems so simple and down to earth, which is one good quality of a human being. रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारत गयाना के मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम ने भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने दोनों देशों के साझा मूल्यों का जिक्र किया और कहा कि दोनों देशों को जोड़ने में संस्कृति, खान-पान और क्रिकेट की अहम भूमिका है। Both India and Guyana are proud of our rich and diverse culture. We see diversity as something to be celebrated, not just tolerated. Our countries are showing how cultural diversity is our strength. वहीं गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने दुनिया भर में भारत के बढ़ते रुतबे और पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। India today is a world leader in innovation, technology, infrastructure, development, human capital advancement, and importantly, Prime Minister Shri Narendra Modi. India is a shining light in leadership, your leadership. It is no secret that the strength of your leadership, the passion and compassion of your leadership, the deliberateness of your leadership has placed India in a different light and realm around the globe. You have brought incredible respect. But more importantly, you have brought a level of dignity and pride to India that is unmatched. And we congratulate you on that. और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके, चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये दोस्त भी है। ये दर्द मिटाता है, ये हौसला बढ़ाता है, ये साथ में खेलता है, ये त्योहारों में रंग जमाता है।
ये आफत में किसी ढाल से कम नहीं है। अपने नाम का अपना घर किसी सपने से कम नहीं। तभी तो आज दुविधा घर के बाहर पाई जाती है और सुविधा अंदर। हमारी सरकार जो घर देती है ना, इसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। पीएम आवास 4 करोड़ से अधिक परिवारों को सुकून, सुविधा, स्वाभिमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओ पीडीआर की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन वेंदियाने में बौद्ध मंदिर वट सी साकेत का दौरा किया। राजनाथ सिंह ने यहां विधिवत पूजा अर्चना की। भारत की कड़ी फटकार के बाद अब कनाडा सरकार के सुर बदल गए हैं। आज कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगे आरोपों को खुद से ही निराधार बताया है। प्रिवी काउंसिल के डिप्टी क्लर्क और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली जी ड्रॉइन ने एक बयान जारी कर कहा कि 14 अक्टूबर को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और निरंतर खतरे के कारण आरसीएमपी और अधिकारियों ने कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधि के सार्वजनिक आरोप लगाने का असाधारण कदम उठाया। कनाडा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर या एनएसए डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने वाले सबूतों के बारे में कुछ नहीं कहा है और न ही उसे इसकी जानकारी है। इसके विपरीत कोई भी सुझाव केवल अटकलें हैं और गलत है। कनाडा का ये यू टर्न भारत की कड़ी फटकार के बाद ही सामने आया है। इससे पहले कनाडा ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निज्जर की हत्या की जानकारी होने का आरोप लगाया था। कनाडा की एक मीडिया रिपोर्ट में इस आशय का दावा किया गया था। कनाडा के एक अनाम अधिकारी के हवाले से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी कड़ी निंदा की थी। भारत ने इस रिपोर्ट को बदनाम करने वाला अभियान करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की थी। कर्नाटक बीजेपी का बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों की जमीन से जुड़े वक्फ मुद्दे पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले प्रदेश के मठों के हिंदू संतों और किसान समर्थक संगठनों के सदस्यों ने वक्फ हटाओ अन्नदाता बचाओ का विरोध मार्च निकाला था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर योगी ने कहा कि नवनियुक्त कर्मी प्रदेश के वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होंगे। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वन्य जीवों में अनावश्यक छेड़छाड़ न हो, उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो। कैसे बेहतरीन संवेदना के माध्यम से हम एक संवाद के बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ा सकते हैं जो वन्य जीवों के प्रति आम नागरिक को भी जागरूक कर सके। इस दायित्व का निर्वहन करने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग के एएसआई सर्वे की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 17 दिसंबर को इस मामले में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर सभी अर्जियां एक साथ सुनवाई इन पर की जाएगी। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील श्याम दीवान ने मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने की मांग की। इसके साथ ही मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ में सुनवाई करने की
मांग की है। हिंदू पक्ष ने कहा कि पहले उनकी मांग पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करके सुनवाई की जाए। हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ मुकदमों के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने लंबित होने और कुछ सिविल जज के कोर्ट में लंबित होने की जानकारी दी। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि इससे परस्पर विरोधी आदेश हो सकते हैं, इसलिए सारे मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और आज जो एप्लीकेशन लगी हुई थी वो वजू टैंक एरिया, जिसे सील्ड एरिया कहा जाता है, उसके एएसआई सर्वेक्षण की मांग थी। आज वो वाली एप्लीकेशन लगी थी, उसमें नोटिस जारी किया है और अंजुमन इंतजामिया से 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें जो बाकी अन्य एसएलपी हैं उसका एक चार्ट देके अदर साइड को भी सर्व कर से एग्रीएबल क्या क्या एसएलपीज लगनी है वो सारी भी फिर अगली डेट 17 दिसंबर को है, उसमें लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 2006 के कानून को रद्द करने के खिलाफ हिमाचल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन एमएलएज को संसदीय सचिव पद से हटाया गया है उनके खिलाफ फिलहाल अयोग्यता का मामला नहीं चलेगा। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मामले का निपटारा होने तक कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि कोर्ट 42वें संशोधन की न्यायिक समीक्षा पहले भी कर चुका है। कोर्ट 25 नवंबर को आदेश देगा। ये याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, वकील अश्वनी उपाध्याय और बलराम सिंह की ओर से दायर की है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़े गए थे। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंथ निरपेक्ष और समाजवाद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं। इन शब्दों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। बेहतर होगा कि हम इन शब्दों को पश्चिम देशों के संदर्भ में न देखकर भारतीय संदर्भ में देखें। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीवी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया है, जो देश के 6 राज्यों में युवाओं में कौशल और रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत को वैश्विक स्किल हब बनाने के लिए हमें अपनी कौशल दक्षता को और बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए स्कूल स्तर से ही स्किल के बारे में व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई जरूरी है। भारत जब एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जब हम विश्व की एक रोबस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, उस समय में हमारी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, मानव संबल के ऊपर निरंतर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की अप्रोच लेके जाना पड़ेगा। और ये जो प्रयास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक ग्लोबल स्किल हब बनाने की कल्पना रखा है। न केवल हम अपना ही अर्थनीति को मजबूत करेंगे, भारत दुनिया की ग्रोथ की ड्राइवर बनने वाला है, नेतृत्व करने वाला है। उस समय में हम अपना स्किल कैपेसिटी को बढ़ानी पड़ेगी।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मौके पर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब 8% की दर से विकास कर रही है। ऐसे में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होना स्वाभाविक है। जिस देश में इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, 8% के रेट से जिस देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, उसका मतलब यह हुआ कि सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसका मतलब यह हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसका मतलब यह हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। जब एक साथ में ग्रो करेंगे तब आपकी इकोनॉमी 8% से ग्रो करेगी। जिसकी इकोनॉमी ग्रो करती है वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्वाभाविक है। उसके साथ लिंक करके हमें हमारी लैंग्वेज का यूज करना होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 का आगाज पर्थ टेस्ट से हो गया है। पर्थ टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 150 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 67 रन पर 7 विकेट गंवा दिए हैं। कप्तान जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुरुआती 5 विकेट मात्र 38 रन पर गंवा दिए थे। भारत की ओर से कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और महाराष्ट्र और झारखंड में कल होगी वोटों की गिनती और तय होगा कि दोनों राज्यों में किसके बनेगी सरकार। चुनावी नतीजों पर सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय कवरेज सुबह 7 बजे से जनादेश में बने रहिएगा डीडी न्यूज़ के साथ।